हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। सो लौट आए हैं हम लोग एक बार फिर पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ऋषभ, आपका फिजिक्स टीचर। और आज स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। तो आई होप लास्ट लेक्चर्स को आप सबने एंजॉय किया होगा। मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े, काफी अच्छे अच्छे अप्रिशिएटिव कमेंट्स हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि सर थोड़ा हिंदी में पढ़ा दीजिए। बेटा मैं देखो कोशिश करता हूँ बिल्कुल जितनी हिंदी में पढ़ा सकता हूँ उतनी हिंदी में पढ़ाया जाए। अब जो टेक्निकल टर्म होती है फिजिक्स में वो हिंदी में मुझे नहीं पता, बट मैं लैंग्वेज अपनी पूरी मोस्टली कोशिश करता हूँ हिंदी में ही रहे। दूसरी चीज, बच्चे कह रहे सर प्रैक्टिस और चाहिए, तो बेटा मैं हमेशा के लिए और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। तो जितना मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना किसी टॉपिक से, वो मैं आपके लिए आपको हमेशा करवाता हूँ। या तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे या फिर इनके जैसे आएंगे, है ना, या फिर वैल्यू चेंज कर देंगे, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो सर के साथ कनेक्टेड रहिए, राइट। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम थोड़ा सा बेटा डायलेक्ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे और कैपेसिटेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में कैपेसिटर पढ़ लिया था, राइट, आपका एनर्जी वगैरह पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और हमेशा की तरह क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहली चीज आती है डायलेक्ट्रिक। देखो बेटा डायलेक्ट्रिक क्या होता है। डायलेक्ट्रिक जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं बिना कंडक्ट किए। मतलब कि आपका डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिसमें डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब डाइपोल्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा, कुछ होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जैसे आपसे बात करूं पोलर मॉलिक्यूल के बारे में, तो बेटा जैसे मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल, है ना। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, इससे किसी सब पता है, सबको दिखता है। तो ये पार्शियली कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो ये एक डाइपोल बन गया। ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। और इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसे डिफाइंड होगी, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसकी इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। इसकी एक डाइपोल मोमेंट ये बन गई बेटा, एक डाइपोल मोमेंट ये बन गई। तो नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगी, हो जाएगी आपकी √2p, है ना, √2p। ऐसे ही बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिनकी अपनी डाइपोल मोमेंट होती है, जैसे अमोनिया, है ना। अमोनिया NH3 है, तो इसमें आपको पता है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें 3 डाइपोल एक तरीके से बन रहे हैं। तो गाइस ये आपका क्या होता है, डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो डाइपोल्स में क्या होता है, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, इन सब ये सब जो होते हैं रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ये जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा रैंडम, इनका मतलब रैंडम ओरिएंटेशन होता है, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट मुझे नहीं मिल पाती। नेट डाइपोल मोमेंट इसमें फिर भी 0 होती है, क्योंकि रैंडम मोशन है ना, बिखरे पड़े हैं। मतलब ऐसे लाइफ में किसी बंदे के पास बहुत नॉलेज है, बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन आउट ऑफ फोकस है, तो क्या वो कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फोकस भी बहुत जरूरी होता है ना लाइफ में कुछ करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे है, सबके पास अपनी अपनी पावर है, लेकिन ये फोकस में नहीं है, एक फोकस डायरेक्शन नहीं मिल पा रही इन सबको, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट इसकी 0 होती है, राइट। तो इन सबको मैं क्या करूं, अगर मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं, तो एक्सटर्नल फील्ड लगाने से क्या होगा, ये सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना। सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में आ गए, फिर आपको एक नेट डाइपोल मोमेंट इसमें देखने को मिल जाती है। तो एक नेट डाइपोल मोमेंट मुझे देखने को मिलेगी, और ये सब खुद को फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे। जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया, ये सब पोलर डाइपोल्स होते हैं। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना, पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक का हमारे मेन जो काम है ना बच्चे, डाइलेक्ट्रिक का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है कुछ टाइम्स, है ना। और जो जितने टाइम्स डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। क्लियर है। तो देखा क्या, नॉन पोलर, कुछ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी होते हैं, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया। अब होता क्या है बेटा, अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं तो होगा क्या, इस तरफ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, कौन सा डाइपोल, नॉन पोलर डाइपोल। पहले पोलर नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ये पोलर बन गया, राइट। तो डाइपोल आप देख रहे हो, अगर आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो होगा क्या, डाइपोल मोमेंट जो है फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। तो सारे जो पॉजिटिव डाइपोल है वो फील्ड की तरफ जाता है, ये बात हमने पढ़ी है। तो आप देख रहे हो जो सारे डाइपोल्स हैं वो इस तरीके से अलाइन हो गए। तो डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है। एक्सटर्नल फील्ड कैसी है बेटा, एक्सटर्नल फील्ड जो है वो E0 है, और वो आपकी इस तरफ है,
और जो डाइपोल की फील्ड है, इंड्यूस्ड फील्ड है, वो राइट टू लेफ्ट है। तो डाइपोल रखने से हुआ क्या, फील्ड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है अगर आप डाइलेक्ट्रिक रख देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये डाइपोल का हमारे लिए काम होता है। क्लियर है, राइट। अच्छा, फिर क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाना। हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है उसका पोलराइजेशन हो गया, जो उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गई, उसे हम बोलेंगे कि उसका पोलराइजेशन हो गया। इतनी बात आई समझ एवरीबॉडी, राइट। So it is a process of inducing equal and opposite charges on the faces of dielectric on the application of the electric field. डायलैक्ट्रिक में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करती है। क्लियर है। फिर आता है बेटा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, देखो हर कंडक्टर की एक एबिलिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की। कोई कंडक्टर ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है, कोई कंडक्टर सेम वोल्टेज लगाने पे कम चार्ज होल्ड करता है। तो वो जो कैपेसिटी होती है ना किसी कंडक्टर की, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, राइट। कैपेसिटेंस क्या होते हैं, एक तरीके से उसकी स्टोरिंग एबिलिटी बताता है किसी भी कैपेसिटर की, राइट। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। वो कह रहा है चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटर पर जितना वोल्टेज दोगे उतना ही ज़्यादा उस पर चार्ज मिलेगा। दूसरी चीज़, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, वो होता है इसका कैपेसिटेंस। वो क्या होता है, कैपेसिटेंस, राइट। फिर दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा क्यू अपॉन वी। क्यू होता है चार्ज, कूलम अपॉन वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट होता है फैरेड। ये आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, स्मॉलर यूनिट क्या होती है, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, है ना। ये आपका माइक्रो फैरेड और ये नैनो फैरेड होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये नैनो फैरेड होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नैनो फैरेड होगा एन, ठीक है बेटा। तो मिली फैरेड मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 और नैनो मतलब 10 की पावर -9, राइट। फिर पिको फैरेड भी आता है। जो पिको फैरेड होता है वो 10 की पावर -12 होता है, मतलब आपने माइक्रो फैरेड को माइक्रो ऑफ माइक्रो फैरेड हो गया है ना। 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 बना, तो पिको फैरेड होता है 10 की पावर -12। क्लियर है बात। फिर आता है एसआई यूनिट, जो सीजीएस यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की, वो होती है स्टैट फैरेड। 1 फैरेड होता है 9 × 10 की पावर 11 स्टैट फैरेड, है ना। ये सब यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। फिर अगली चीज़ क्या आती है, डायमेंशन आपको पता है। कैपेसिटी जो होती है किसी बॉडी की, वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड करती है, वो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। किसी बॉडी के ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज़, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन 2 टाइप का होता है, या तो सीरीज में करोगे या पैरेलल में करोगे। सीरीज का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो इस वाली प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो होके यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव से नेगेटिव इंड्यूस हो गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज आया तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया। तो आप देख रहे हो जब द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड, आउट ऑफ 4 प्लेट्स 2 कैपेसिटर की एक प्लेट कनेक्टेड है ना। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, लाइन टू लाइन लगे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। और आप देख रहे हो सब पे चार्ज सेम है। चार्ज क्या है सब पे बेटा, सेम है। कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3, लेकिन यहाँ पे चार्ज सेम है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज अलग होगा। चार्ज सेम है तो वोल्टेज अलग होगा। जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में करंट सेम होता है, यहाँ पे आपका सीरीज में वोल्टेज आपका डिवाइड हो रहा है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है। तो बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस में आपसे बोलूं तो आप क्या करोगे, सबका रेसिप्रोकल ऐड कर दोगे। सबका जो रेसिप्रोकल है बेटा उसको ऐड करोगे, यहाँ पे प्लस आएगा। सबका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो आपको बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल जाएगा, है ना। सबका जब रेसिप्रोकल आप ऐड करोगे, क्लियर है बात, ठीक है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबका सम होता है, यानी कि आपका पोटेंशियल डिवाइड हो गया। जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल V होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लियर है, ठीक है। और आप एक चीज और देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, मतलब सब पे जो चार्ज है बेटा वो सेम आ रहा है। तो Q क्या होता है बेटा, Q होता है C × V। तो C × V आपका कांस्टेंट है, यानी कि जो कैपेसिटेंस और वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कह सकता हूँ मैं ये बात, कैपेसिटेंस और वोल्टेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा इन तीनों में से, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे
कम होगा, ऐसे याद रखो। तो कैपेसिटेंस वोल्टेज के इनवर्स रेशो में डिवाइड होता है, ऐसे भी बोल सकते हो इस बात को, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर है। फिर आता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल एज द नेम सजेस्ट, एक एक प्लेट तीनों की यहाँ कनेक्टेड है ना, तीनों की एक एक प्लेट यहाँ कनेक्टेड है और एक एक प्लेट यहाँ कनेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीनों पे वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल है, लेकिन चार्ज तीनों पे अलग अलग है, Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 और Q3। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहता है और किसके इक्वल होता है? वोल्टेज के इक्वल होता है, राइट। और बेटा चार्ज, अगर मैं इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटेंस लगाऊं जिस पे टोटल चार्ज Q है, तो इन तीनों का चार्ज मिला के तो Q आएगा, तो Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एंड सिंस वोल्टेज सेम है तो चार्ज और कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब चार्ज कैपेसिटेंस के रेशो में डिवाइड होता है। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई Q1 अपॉन Q2 क्या होगा? वो लिखोगे आप C1 अपॉन C2। कैपेसिटेंस जो है, चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस के रेशो में डिवाइड होता है। क्लियर है बात? और इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? सबको सीरीज में ऐड कर दो, दैट्स इट। क्लियर, राइट। फिर आता है बेटा, मैंने क्या करा, कुछ प्लेट्स कनेक्ट कर दी। सपोज करो मैंने n प्लेट्स ली कैपेसिटर में। अब इसको ध्यान सुनना जो बताने वाला हूं, देखो मैंने क्या करा, ऐसे n प्लेट्स ली, कितनी भी हो सकती हैं। या सपोज करो मैंने 4 प्लेट्स ली, मैं छोटा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, है ना। 1 2 3 4। 1 को कनेक्ट कर दिया मैंने 3 से, और 2 को कनेक्ट कर दिया मैंने 4 से, राइट। और बैटरी को कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, बैटरी को कनेक्ट कर दिया मैंने बेटा ऐसे। मैं आपसे बोलूं कि टोटल कैपेसिटेंस बताओ कितना बनेगा, है ना। मैं आपसे बोलूं बेटा कि भाई टोटल कैपेसिटेंस बताओ आप कितना बनेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो बेटा एक चीज बताओ, देखो ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव से कनेक्टेड है ना ये। इस पे ये किससे कनेक्टेड है? आपका नेगेटिव से, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मुझे बताओ ये कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं और तीनों पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में, है ना, इन तीनों में ये वाली प्लेट ये कॉमन है ना, ये वाली प्लेट, ये 2 और 4, 2 वाली प्लेट इन दोनों में कॉमन है, तो 4 वाली प्लेट जो है इन दोनों में कॉमन है, आप देख रहे हो। तो इन तीनों, ये तीनों कैसे बोले जाएंगे? पैरेलल में बोले जाएंगे, है ना। और मैं बात करूं 1 3 और 4, 1 और 2, है ना, 2 और 3, 3 जो 1 से कनेक्टेड है तो इन दोनों की एक एक प्लेट तो कनेक्ट हो गई और 2 कॉमन है तो दोनों पैरेलल में। ऐसी 3 और 4 की बात करूं, इन दोनों में 3 कॉमन है और 4 2 से कनेक्टेड है तो ये दोनों भी पैरेलल में। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में। तो गाइस कितनी प्लेट्स कनेक्ट करी है मैंने? 4 प्लेट, बट मुझे नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने मिल रहे हैं? नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने मिल रहे हैं? n-1 विच इज 4 - 1 विच इज 3। तो गाइस 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो मैं आपसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोलूं तो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका 3C आ गया, C डैश। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बेटा आपका 3C आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं n प्लेट्स कनेक्ट करूं गाइस, इफ आई कनेक्ट n प्लेट्स, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा n-1 इंटू C, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर मैं n प्लेट्स को कनेक्ट करूं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा n-1 इंटू C। यही बात यहां पे लिखी हुई है। तो अगर आप n प्लेट्स कनेक्ट करते हो तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है n-1 इंटू C। जितनी प्लेट्स कनेक्ट करोगे उससे एक कम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस बनते हैं। क्लियर है? 5 करोगे 4 बनेंगे, 6 करोगे तो आपका कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, ऐसे करके। क्लियर है? इसको पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पता होना चाहिए, ऐसे प्लेट वाले क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बेटा CUT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। पॉज करके ट्राई करो, जैसा मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ। आपसे बोला है 2 प्लेट्स हैं जिन पे चार्ज है Q1 और Q2, और भाई Q1 Q2 से ज़्यादा है, उन दोनों को क्लोज लेके आया और एक कैपेसिटर बन गया जिसका कैपेसिटेंस C है। तो उन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना था, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना था। आई होप सबने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो भाई, वो कह रहा है 2 प्लेट्स एक दूसरे के नियर बाय लेके आया, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है इस तरीके से। इस पे चार्ज है बेटा Q1, इस पे चार्ज है बेटा Q2। इसकी चार्ज डेंसिटी ले लो σ1, इसकी ले लो आप σ2, है ना।
तो बेटा बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैंने बताया था पॉजिटिव से अवे होगी और नेगेटिव से भी अवे होगी। तो बीच में अगर मैं आपसे बोलूँ E1 E2, ये E1 है ये E2 है, तो बेटा बीच में टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी E1 प्लस E2 होगी। E1 कितना है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस ये कितना है सिग्मा, अच्छा सॉरी दोनों पे पॉजिटिव था ना, रुको 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 रुको, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था ना, तो इससे अवे होगी, इससे अवे होगी। नहीं समझे बात बेटा, इस पे भी तो पॉजिटिव था, इस पे भी तो पॉजिटिव था, तो अगर आपकी E1 ऐसे है तो E2 ऐसे होगी, है ना, अपोजिट होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों को माइनस करूंगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, समझे बात। तो बेटा इसमें 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, ये आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्लियर है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा अब बेटा सिग्मा 1 कितना होगा, सिग्मा 1 कितना होगा Q1 अपॉन कितना एरिया माइनस Q2 अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये बनेगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V/D होता है, पढ़ाइए ये बात। तो यहाँ से बेटा वोल्टेज कितना आ जाएगा D/2A एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अब बेटा ये क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया बताओ जरा, हाँ जी एवरीबॉडी आ रही है बात समझ। ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या होता है, क्या ये कैपेसिटेंस नहीं होता, क्या ये कैपेसिटेंस नहीं होता, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2C Q1 माइनस Q2, ये आपकी वोल्टेज आ गई, ये आपकी बेटा वोल्टेज आ गई, है ना, ये आपकी वोल्टेज आ गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, आई बात समझ। अगली चीज क्या बोली है, पॉज करके ट्राई करो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आपको वो निकालनी थी। पॉज करके ट्राई करो, आई रिपीट, देखो बेटा जैसे दो प्लेट्स है मान के चलो, एक इस पे चार्ज है आपका प्लस Q, इस पे चार्ज है आपका माइनस Q, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन ले लो आप D। तो बेटा इस वाली प्लेट से, इस वाली प्लेट से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, यहां इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना है Q, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q इंटू ई, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला मैंने, बोला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स होता है Q इंटू ई, तो इतनी फोर्स से दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इतनी ही फोर्स से बेटा दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो Q स्क्वायर अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, नहीं 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 नहीं, अच्छा इन्होंने क्या किया, अच्छा बीच में डायलैक्ट्रिक भी रखा है आई थिंक, है ना, डायलैक्ट्रिक भी रखा है, इसलिए इन्होंने ऐसे लगा लिया, बीच में डायलैक्ट्रिक भी मान के चलो, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन A, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फोर्स हो जाएगी Q इंटू ई, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, राइट, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, राइट। अच्छा अब K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, है ना। तो बेटा देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, राइट, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो हो सकती है इन दोनों में जो चार्जेस हैं, टोटल चार्ज कितना दोनों पे QQ है, तो बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली इससे यहाँ पे और चार्ज निकाल लिया, तो बेटा यही फील्ड बनेगी Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना, इतनी ही फील्ड बनेगी।
यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे के नहीं आएगा, है ना, के की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन के की जरूरत नहीं है ना, के नहीं आएगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक के आ गया होगा, बट ना यहाँ पे के की आपको जरूरत नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने निकाल ली, है ना, ठीक है। और इसको देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दो चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, डी डिस्टेंस पर रखे हैं, डी डिस्टेंस पर रखे हैं। तो मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ भाई कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ऐसे भी देख सकते हो, है ना, ऐसे भी आप एक तरीके से निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, चले फिर आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो कह रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखो, आपको प्लेट से रखी, एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है, और ये अरेंजमेंट बन रहा है। देखो सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, है ना, नहीं नहीं नहीं, इस पर नेगेटिव ही रहेगा ना, इस पर नेगेटिव रहेगा बेटा, इस पर नेगेटिव ही तो रहेगा, नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, इस वाली पे पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इधर नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा, ये बन रहा है एवरीबॉडी, है ना। अब बताओ ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, ये प्लेट 4 है, 1 और 2 एक कैपेसिटर बना रहा है, और ये कैपेसिटर C1 है। अच्छा, इन दोनों की बात करूँ तो 2 और 3 भी तो एक कैपेसिटर बना रहे हैं C2, और 2 और 3 में सेकंड वाली प्लेट क्या है, कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, क्योंकि 1 और 2 3 तो कनेक्टेड है और 2 कॉमन है, ऐसे ही इन दोनों में 3 कॉमन है और 2 और 4 कनेक्टेड है, तो बेटा कहीं ना कहीं ये तीनों कैसे हैं कैपेसिटर, पैरेलल में, तीनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, सो C प्लस C प्लस C, थ्राइस ऑफ C बना, और C कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट। आई बात समझ, तो बहुत ध्यान से देखना होता है बेटा, बहुत ध्यान से देखना होता है कि आपका इफेक्टिव कितना बन रहा है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है दो कैपेसिटर जब सीरीज में लगाता हूं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बनता है आपका 2.4 माइक्रोफेरेड, बट जब इन्हीं दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में लगाऊंगा तो इफेक्टिव बनेगा 10 माइक्रोफेरेड। तो आपको इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बताने थे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बताने थे, पॉज करके ट्राई करा होगा, मुझे उम्मीद है बच्चों ने ऐसा किया होगा। देखो बेटा, सपोज करो दो कैपेसिटेंस है C1 और C2, वो कह रहा है जब मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो इफेक्टिव बन रहा है 2.4, तो बेटा सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बन रहा है बेटा आपका 2.4 माइक्रोफेरेड, ये आपकी सीरीज की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, जब इन्हीं दोनों को मैंने पैरेलल में लगाया तो इफेक्टिव बनेगा C1 प्लस C2, ये आपको दे रखा है 10, तो बेटा C1 प्लस C2 की वैल्यू 10 जरा इसमें पुट करो, क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, तो इफेक्टिव कितना बनेगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना है 10, यह आपका आ गया 2.4, तो यहां से बेटा C1 C2 कितना आ गया 24 आ गया। अब सर क्या करें, ये तो दुविधा आ गई, C1 C2 अब भी कैसे निकालोगे, एक काम करो, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, एक तरीका बताऊं, देखो एक चीज़ होती है कि C1 माइनस C2 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 लिख सकता हूँ, ये ध्यान से देखो जरा, लिख सकता हूँ इसको, ये लिखा जा सकता है। अब C1 प्लस C2 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 कितना है आपका 24, तो ये हो गया 100 माइनस 96, ये आपका आ गया बेटा 4, तो यहां से बच्चा लोग C1 माइनस C2 कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 आएगा, दो रूट बनेंगे। अब बेटा एक वैल्यू आप पॉजिटिव लो, एक वैल्यू में आप ये लोगे और एक वैल्यू में आप ये लोगे, तो और C1 प्लस C2 कितना था, ये तो 10 दे रखा है, ये तो 10 दे रखा है ना, 10 निकाला था, और यहाँ पे भी C1 प्लस C2 तो 10 ही आ रहा है,
राइट, दो इक्वेशन बनेंगी ना। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, ऐड करोगे बेटा, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, सो 2C1 आ जाएगा आपका 12, C1 आ गया 6 माइक्रोफेरेड, C1 6 है तो इस इक्वेशन के हिसाब से C2 कितना है बेटा 4 माइक्रोफेरेड आएगा, राइट। इसमें इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका 2C1 आ जाएगा 8, तो यहाँ से बेटा C1 आपका 4 माइक्रोफेरेड आ गया, C1 4 है तो C2 कितना है 6 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, या तो आप ये कॉम्बिनेशन ले लो या फिर आप ये कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब एक 6 होगा एक 4 होगा, नो मैटर, दोनों में से कोई सा भी 6 ले लो कोई सा भी 4 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक 6 है तो एक 4 है। आई बात समझ। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन देखो समझदारी से दिए होंगे 6 और 4, ये दे रखा है ना, C1 6 ले लो C2 6 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 6 और 4 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए बस। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है ये क्वेश्चन आपसे करवा सकते हैं पेपर में, और तरीका यही होता है सबसे सिंपल, ठीक है। चले फिर आगे, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस नेटवर्क का कितना होगा, वो सॉरी 1 माइक्रोफेरेड है, तो आपको C डैश की वैल्यू C की वैल्यू बतानी है। इस नेटवर्क का इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफेरेड है, आपको क्या बताना है C की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे सर, देखो बेटा, पहली चीज ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, ये दोनों कैसे हो गए बेटा पैरेलल में, है ना, तो यानी कि इन दोनों का इफेक्टिव क्या बनेगा, ये तो 3 था इससे पहले, ये दोनों पैरेलल में हो गए, और इसके बाद एक और कैपेसिटेंस था, ये आपका 3 माइक्रोफेरेड था, है ना, बीच वाला था 1.5 प्लस C, पैरेलल में है ना ये, तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करोगे 1.5 प्लस C, है ना, और इससे पहले कौन सा था 3 माइक्रोफेरेड, इससे पहले था आपका 3 माइक्रोफेरेड। अब बेटा ये तीनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव कितना बनेगा 1/C डैश 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/1.5 प्लस C, और ठीक है, और यहाँ से C डैश कितना दे रखा है 1, यानी ये इक्वल हो जाएगा आपका 1/1 के। इसका एलसीएम लो, 2/3 प्लस 1/1.5 प्लस C इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इसका एलसीएम लोगे 3 1.5 प्लस C इज इक्वल टू या जाएगा 3 प्लस 2C प्लस 3 इक्वल्स टू 1, इसको उधर ले जाओ तो ये जाएगा आपको कितना 6 प्लस 2C इक्वल्स टू 3, यानी ये 4.5 ले लो, है ना, 4.5 प्लस 3C, तो यहाँ से बेटा इसको उधर ले जाओ इसको उधर, तो ये जाएगा आपका 1.5 इज इक्वल्स टू C, तो यहाँ से बेटा C कितना आ गया आपका 1.5 माइक्रोफेरेड, ये आ रहा है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वो कह रहा है 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको पहले मैंने पैरेलल में लगाया, फिर मैंने उनको सीरीज में लगाया, द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, उनके दोनों कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस का रेशो है आपसे वो पूछा था। पॉज करके ट्राई करा, 2 5 और 8 ये 3 कैपेसिटर दे रखे हैं बेटा, क्या क्या दे रखे हैं बेटा कैपेसिटर, 2 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड। इनको बेटा जब पैरेलल में लगाओगे तो क्या कैपेसिटेंस बनेगा 2 प्लस 5 प्लस 8 15 माइक्रोफेरेड। जब इन्हें आप सीरीज में लगाओगे तो क्या बनेगा 1/C1 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8, यही बनेगा। ये कितना बन गया 2 1 2 4 40 बनेगा एलसीएम, तो कितना बनेगा ये 20 प्लस राइट कितना बनेगा 40 प्लस 8 प्लस 5, कितना बन गया बेटा 8 5 13, ये बनेगा आपका 33/40। तो बेटा यहाँ से आप देख रहे हो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कितना बन रहा है 40/33 माइक्रोफेरेड, ये आ रहा है, देखो जरा ये आ रहा है 20 प्लस 8 प्लस 5, राइट। अब आपको रेशो चाहिए था, आपको बेटा रेशो चाहिए था, राइट। कैसे करोगे रेशो, रेशो 8 5 2 5 और 8, यही बोला है आपसे 2 5 और 8,
टू 5 और 8, ठीक है 40 है ना। ठीक है, तो ये 20 बन गया, ये आपका कितना बन गया 8, और ये बन गया 5। 8 5 13, 20 और 13 33 बाई 40। तो सीरीज में आपका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बेटा 40 बाई 33। तो इनका रेशो चाहिए, वो कह रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस पैरेलल और सीरीज का रेशो चाहिए। तो बेटा रेशो कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों को डिवाइड करोगे 15/40 डिवाइडेड बाय 33, तो 15 इंटू 33/40। 3 5 जा, या फिर 5 3 जा कर लो इसको, है ना। 5 3 जा, 5 8 जा, 2 11 जा, 2 4 जा। तो बेटा 33/4 का रेशो आ रहा है, 33/4 का रेशो आ रहा है, ये आ रहा है, बताओ जरा। हाँ जी एवरीबॉडी, क्या बन रहा है रेशो। आई थिंक ऑप्शन में तो कुछ और दिया हुआ है, ये तो आ रहा है हमारा आंसर। कितना बनेगा बेटा ये 15 इंटू 33/40, 5 3 जा, 5 8 जा, ये आ रहा है। इसके अलावा नहीं बनेगा कुछ, राइट। 99/8 ये रेशो आ रहा है। अरे भाई खतरनाक रेशो आ रहा है, तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। 3 capacitors of capacitances 2 5 और 8 are first connected first in parallel combination then is series combination। उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशो बताना, तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 2 5 और 8 आपका कितना बनेगा 15, और जब पैरेलल में करोगे तो कितना बनेगा बेटा 1/2 प्लस 1 सीरीज में 1/5 प्लस 1/8, कितना बना ये एलसीएम इसका 40 बनेगा ये इसका, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 20 प्लस 8 प्लस 5, तो 20 प्लस 13 33 बन जाएगा अपॉन 40, तो 40/33 कर दिया, तो 15/40 टू 5 3 जा 5 8 जा, सो 99/8 बेटा यही रेशो बनेगा, है ना। ऑप्शन में आई थिंक कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है बेटा, रेशो यही बनेगा, है ना, ये रेशो बनेगा 99/8, ये रेशो बनेगा, है ना 99/8। किसी भी ऑप्शन को आप ले लो, है ना 99/8 ये रेशो बनेगा। क्लियर है बात, ठीक है 99/8 का रेशो बनेगा। आई बात समझ, ऐसे ही करना है बच्चों, ऐसे ही करना है ना, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलें फिर आगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड एज शोन द फिगर, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बेटा कितना बनेगा, आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछा है। देखो बेटा इनको कैसे कनेक्ट करोगे आप, ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप देख रहे हो इन दोनों की ये प्लेट कॉमन है, और एक ये वाली प्लेट भी कॉमन है, इन दोनों की ये प्लेट कॉमन है ना, और ये वाली प्लेट भी कॉमन है, ऐसे मान के चलो। इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में है, तो पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करोगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ जाएगा 3C, खत्म बात। सेकंड ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, रेजिस्टेंस वाला भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको बताना है। अरे वाह, कैसे करेंगे सर, ये तो ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करो पॉज करके, कैसे करेंगे सर। देखो भाई आपको व्हीटस्टोन ब्रिज याद है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था। एक कैपेसिटेंस, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टेंस ये है बेटा, एक रेजिस्टेंस ये है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, बीच में एक रेजिस्टेंस है आपका T। तो उन्होंने बोला था कि अगर P बाय Q जो है वो R बाय S के बराबर है, तो T से करंट पास नहीं होता, T का होना ना होना बराबर है। और एक बात और बोली थी कि
ये पॉइंट ए ले लो, ये बी ले लो, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल सेम रहेगा जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। ये बात पढ़ी है सबने, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। क्लियर है? अच्छा अब सुनो, अब बेटा देखो 6/6 इक्वल्स टू 6/6, मतलब इसका होना बेकार है 20 वाले का, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना, ये चार्ज ही नहीं होगा तो इसका होना ना होना बेकार है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन गया। अब ऐसा बना नहीं बना, सोच के देखो, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कुछ, है ना? यह आपका ए है, यह आपका बी है, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। अब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में, यानी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना बनेगा? 6 और 6 का कितना हो जाएगा बेटा? 3 माइक्रोफेरेड होगा ना। 6 और 6 का सीरीज पैरेलल 1/6 + 1/6। ऐसे ही ये बेटा ये भी 3 हो जाएगा, है ना, ये भी 3 हो जाएगा। फिर ये दोनों पैरेलल में है तो इनको इनका एक कैपेसिटेंस बनेगा। कैसा बनेगा पैरेलल में? 3 + 3, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा आपका 6 माइक्रोफेरेड। समझे? इफेक्टिव आएगा आपका 6, पैरेलल में है ना, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन। क्लियर? तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटेंस में भी आ सकता है, सिर्फ रेजिस्टेंस में आने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या बोला है? वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 4.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के अक्रॉस। इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये है क्वेश्चन। ये 3 है, 6 है, 4.5 है, इन तीनों को मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब एक चीज बताओ, देखो भाई ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना बनेगा? 6 + 3 9, ये आपका 4.5 माइक्रोफेरेड है, यह आपका 9 माइक्रोफेरेड हो गया, राइट? और यह आपका बन गया बेटा 12 वोल्ट। ठीक है? अब बेटा मैं ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है? चार्ज तो सेम रहेगा, सीरीज में चार्ज तो दोनों पे सेम रहेगा ना, इन दोनों पे। लेकिन चार्ज सेम है तो मैंने बताया था इनका जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वोल्टेज किस रेशो में डिवाइड होगा? कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशो में डिवाइड होगा। ये ले लो आप V1, ये ले लो आप V2, तो V1/V2 जो होगा वो C2/C1 होगा। C2 कितना है बेटा आपका? 9, और ये है आपका 4.5, तो ये हो गया आपका 2, यानी V1 जो है वो ट्वाइस ऑफ V2 होगा, है ना? क्लियर? सॉरी। अब बेटा एक चीज और बताई थी सीरीज में कि V1 + V2 क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। वोल्टेज 1 12 तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो बेटा V2 की वैल्यू रखो, हमें V1 चाहिए, तो V2 हो जाएगा V1/2 = 12। ये हो गया बेटा 3V1/2 = 12, 3 4 जा, तो V1 का आ गया 8 वोल्ट। खत्म बात। 8 यहाँ जा रहा है, 8 वोल्ट यहाँ जा रहा है, बचा कुछ 4 वोल्ट यहाँ जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटेंस ये क्या है कि ये ज़्यादा बन रहा है, 6 और 3 9, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम है। ये कम कैपेसिटेंस है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है ना? वही बात वेरीफाई हो गई जो मैंने बताई थी। क्लियर है? तो बेटा इसमें ये फंडा याद रखने वाला है, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? ऐसे करना है। चलें फिर आगे। चलो, तो यही सारी चीज़ें थी बेटा, है ना? आपको मैंने ग्लिम्स दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, तो सर के साथ कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।